नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आप सब पढ़ रहे थे क्लास 10 का बायोलॉजी, जिसमें हम बता चुके थे लाइफ प्रोसेस पहला चैप्टर था। उस चैप्टर में हमने लगभग इंट्रोडक्शन पहले क्लास में देखा था, फिर हमने देखा पोषण देखा, पाचन तंत्र सिस्टम देखा, श्वसन तंत्र सिस्टम देखा और परिवहन तंत्र सिस्टम देखा। आज हमारा जो है वो है उत्सर्जन तंत्र यानी एक्सक्रीशन सिस्टम। एक्सक्रीशन सिस्टम क्या है? हमारे शरीर से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थ जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक हो सकते हैं, उन्हें शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। यही प्रक्रिया पेड़ पौधों में भी होता है। पेड़ पौधों के लिए जो हानिकारक है वो पेड़ पौधों से बाहर निकाल दिए जाते हैं। उसमें भी जो बुद्धे होते हैं वो हमारे उत्सर्जी पदार्थ होते हैं। तो उत्सर्जन प्रक्रिया पेड़ पौधों में भी होता है, मनुष्यों में भी होता है। मनुष्यों में जैसे यूरिया क्या हानिकारक पदार्थ है, उससे हम शरीर से बाहर किस तरीके से निकालते हैं, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे। जुड़ रहे वीडियो के लास्ट तक। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से जाके आप क्लास 10 का बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 लाइफ प्रोसेस देख सकते हैं। आज चैप्टर 1 लाइफ प्रोसेस एंड होने वाला है। तो आज क्लास में हम लोग पूरा कॉन्सेप्ट समझ लेंगे। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे उसकी अलग क्लास आ जाएगी, लेकिन आज हमारा लाइफ प्रोसेस खत्म होगा। और इससे पहले मैंने केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन उसको भी हमने खत्म कर लिया है, तो वो भी जाके देख सकते हैं। अगर नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में है। चलिए बिना देरी करते हुए हम सिलेबस करते हैं। सिलेबस को आगे करते हैं। उत्सर्जन तंत्र, एक्सक्रीशन सिस्टम। उत्सर्जन तंत्र हमारा जो होता है, सबसे पहले हमारा जो वृक्क होता है, किडनी होता है। हमारे एक जोड़े शरीर में वृक्क होते हैं, जिसमें हमारे क्या होते हैं, यूरिन का निर्माण होता है। यूरिन यानी मूत्र का निर्माण होता है। मूत्र में जो हमारे होते हैं 95% वाटर होते हैं, 25% यूरिया होते हैं। 95% वाटर होते हैं। 25 मैंने रॉन्ग होता है। 2.5% क्या होते हैं, यूरिया होते हैं। 2.5% हमारे अदर एलिमेंट होते हैं। तो हमारे यूरिन का जो मिश्र होता है 95 जल होता है, 2.5% यूरिया होता है, 2.5% अदर एलिमेंट। गलती से मैंने हमारे जुबान से मुखारबिंद से 25 निकल गया, तो वो आप लोग नोटिस मत करिए। 2.5 है, 2.5। तो इसमें हमारा क्या हो गया, यूरिन बन जाएगा। यूरिन बनते ही हमारा मूत्र वाहिनी से, यूरेटर से, हमारा यूरेटर से मूत्र वाहिनी से ए आएंगे यूरिन, और एकत्रित कहाँ होंगे, मूत्राशय में, यूरिनरी ब्लेंडर में। यानी ब्लेंडर हमारे क्या होते हैं, एकत्रित होते हैं मूत्राशय में। फिर हम यहाँ एकत्रित होते हैं। उसके बाद समय समय पर मूत्र मार्ग से यानी यूथ्रा मार्ग से हम इसे शरीर से बाहर निकाल देते हैं, जिससे हमारा 2.5% यूरिया होता है, 2.5% अदर एलिमेंट और 95% वाटर होते हैं। इसे हम शरीर से बाहर निकालते हैं। इसी प्रकार हमारे शरीर में क्या बनते हैं, स्वेद बनते हैं, पसीना। तो गर्मियों के समय में हम लोग जब काम करते हैं तो हमारे शरीर में क्या होते हैं, पसीने बनते हैं। वो भी क्या हानिकारक पदार्थ होते हैं। तो हमारे शरीर के जितने छोटे छोटे छिद्र हैं, उस छिद्रों से हमारे क्या होते हैं, स्वेद बाहर निकल जाते हैं, और हमारे क्या उत्सर्जी पदार्थ है। हमारे जितने प्रोसेस, सबसे पहले यहाँ क्या होगा, यहाँ यूरिन का निर्माण होगा। यूरिन इस रास्ते से ब्लेंडर में आएगा, मूत्राशय में आएगा। मूत्राशय से फिर हम समय समय पर यूथ्रा के मार्ग से इसे बाहर निकाल देते हैं, इसे बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये चाहे मादा या नर का हो यानी महिला का उत्सर्जन सिस्टम ही होता है, और पुरुष का भी उत्सर्जन सिस्टम ही होता है। उसमें कोई बदलाव नहीं होता। बदलाव सिर्फ इतना होते, इनके ओपनिंग मार्ग का बदलाव होते हैं। जहां से ओपनिंग होती है ये सब सेम होते हैं। यूथ्रा क्या होते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस होते हैं महिला और पुरुष में। यूथ्रा क्या होती है, महिलाओं की यूथ्रा छोटी होती है, जबकि पुरुष की उसकी अपेक्षा बड़ी होती है। पुरुषों में जिस रास्ते से स्पर्म निकलते हैं उसी रास्ते से हमारा यूरिन निकलता है, जबकि महिलाओं में ऐसा नहीं होता है। उनके यूरिन और मेंस्ट्रुएशन साइकिल के अलग रास्ते होते हैं। इतना डिफरेंस है, बाकी सब सेम होते हैं। मानव में अपशिष्ट पदार्थों के निष्कासन की प्रक्रिया इसी प्रकार होती है। तो हमने देख लिया।
अब इसमें हम लोग क्या क्या सीखेंगे, वृक्क की संरचना सीखेंगे, नेफ्रॉन की संरचना सीखेंगे, एक वृक्क में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं उसके बारे में जानेंगे, मूत्र निर्माण की प्रक्रिया समझेंगे, अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन देखेंगे इस क्लास में। तो जुड़े रहिए लास्ट तक। अगर इतना आप समझ गए होंगे तो अपने दोस्तों तक भेजिए ताकि ये क्लास आपके दोस्त भी देख ले जो इसका बोर्ड एग्जाम 2027 में देना है, चाहे यूपी बोर्ड एग्जाम हो या बिहार बोर्ड एग्जाम हो, दोनों के लिए उपयोगी है। चलिए क्लास को आगे करते हैं। अब हम लोग सिस्टम देखते हैं। चलिए, अगर इससे पहले हमने जो बताया था, इससे पहले हमने परिवहन के बारे में बताया था। क्या इसके बारे में, परिवहन के बारे में, मनुष्यों का परिवहन क्या है और पौधों का परिवहन क्या है, तो उसका वीडियो हमने कल देख लिया था। अगर नहीं देखे हैं डिस्क्रिप्शन में सब लिंक है, वहां से देख सकते हैं, वहां से देख सकते हैं। तो जुड़े रहे वीडियो के लास्ट तक। उत्सर्जन तंत्र, आज का टॉपिक जो हमारा उत्सर्जन तंत्र है, एक्सक्रीशन सिस्टम। उत्सर्जन क्या है, तो हमने पहले ही आपको मौखिक रूप से एक परिचय दे दिया। अब यहाँ जो लिखा है उसे भी पढ़ लेते हैं। जैव रासायनिक क्रियाओं के फलस्वरूप शरीर में बने हानिकारक तथा विषैले नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों जैसे यूरिया, यूरिक अम्ल को शरीर से बाहर निकालने के प्रक्रम को उत्सर्जन कहते हैं। जो हमारे शरीर में हानिकारक पदार्थ जैसे नाइट्रोजन युक्त यूरिया और यूरिक अम्ल बनते हैं, इन्हें शरीर से निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, उत्सर्जन कहते हैं। एक कोशिकीय जीवों में अपशिष्ट पदार्थों का साधारण मिश्रण द्वारा कोशिका की सतह से सीधे पानी में छोड़ दिया जाता है। जो एक कोशिकीय है, एक कोशिकीय जो जीव होते हैं जैसे अमीबा हो गया, ये अपशिष्ट पदार्थ साधारण मिश्रण कोशिकाओं की सतह सीधे पानी छोड़ देते हैं, यानी अपने कोशिका की सतह सीधे पानी छोड़ देते हैं। एक कोशिकीय होते हैं। और एक कोशिकीय में हमने अमीबा पाचन देखा था, इसमें कोई अलग से पाचन सिस्टम नहीं था, तो इसलिए क्या करते हैं, एक कोशिकीय होते हैं साधारण से अपने पानी में सीधे छोड़ दिए जाते हैं, इसमें कोई होना। और जटिल बहुकोशिकीय जीवों में उत्सर्जन के लिए विशेष अंग और तंत्र पाए जाते हैं। जटिल बहुकोशिकीय जीवों में उत्सर्जन के लिए एक विशेष अंग या तंत्र पाए जाते हैं। जो हमारे जटिल और बहुकोशिकीय होते हैं, जो हमारे जटिल और बहुकोशिकीय होते हैं, जो हमारे जटिल या बहुकोशिकीय जीव होते हैं, बहुकोशिकीय जीव होते हैं, उनमें उत्सर्जन के लिए एक अलग अंग या तंत्र होता है। तो इससे स्टार पॉइंट लिख सकते हैं, यानी जो बहुकोशिकीय होते हैं उनमें उत्सर्जन के लिए एक विशेष अंग या तंत्र होता है जिसे हम कहते हैं उत्सर्जन तंत्र। और जो एक कोशिकीय होते हैं इनमें कोई विशेष प्रकार के उत्सर्जन सिस्टम के लिए अंग नहीं होते, सीधा अपने कोशिकाओं द्वारा पानी में विसर्जन कर देते हैं। तो एक कोशिकीय हमारा कोई भी अलग से तंत्र और अंग नहीं होते जिसमें उत्सर्जन क्रिया कराई जैसे, क्योंकि जो बहुकोशिकीय होते हैं हमारे उसमें अलग तंत्र सिस्टम होते हैं। जैसे मनुष्यों की बात की, मनुष्य में हमारा होता है किडनी, क्या होते हैं, किडनी के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, उत्सर्जन की प्रक्रिया कंप्लीट होती है। तो मानव में उत्सर्जन, एक्सक्रीशन इन ह्यूमन्स, मानव के मुख्य उत्सर्जन तंत्र में निम्नलिखित अंग शामिल होते हैं, जैसे किडनी हो गया, वृक्क हो गया, मूत्रवाहिनी हो गया, मूत्राशय हो गया और मूत्र मार्ग। ये क्या है, इनके भाग होते हैं। एक जोड़ी वृक्क होते हैं, किडनी कितने होते हैं, एक जोड़ी, ये दोनों क्या है, किडनी है। एक जोड़ी हमारे मनुष्य शरीर में क्या होते हैं, किडनी होते हैं, जो सेम के बीच के आकार होते हैं। किस आकार के होते हैं, सेम के बीच के आकार में एक जोड़ी किडनी पाई जाती है जिसे हम कहते हैं वृक्क कहते हैं। उदर गुहा में रीढ़ के हड्डी के दोनों ओर स्थित सेम के बीच जैसे आकार के अंग होते हैं। कहाँ स्थित है, उदर गुहा में रीढ़ के हड्डी के दोनों ओर स्थित सेम के बीच आकार जैसे अंग होते हैं। एक जोड़ी मूत्रवाहिनी भी होती है, मूत्रवाहिनी इसकी है, ये दोनों क्या है, मूत्रवाहिनियां हैं।
तो एक जोड़ी क्या होती है, मूत्रवाहिनियां होती हैं। प्रत्येक वृक्क से निकलने वाली नलियां जो मूत्र को मूत्राशय तक ले जाती हैं। एक मूत्राशय यानी मूत्राशय कितने होते हैं, एक। जहां पर हमारा यूरिन एकत्रित होता है वो सिर्फ एक जोड़ी होते हैं, कितने, सॉरी एक ही होता है। कितना होता है, सब किडनी भी एक जोड़ा हो गया, मूत्रवाहिनी भी एक जोड़ा हो गया, लेकिन जो हमारा मूत्राशय होगा सिर्फ एक ही होते हैं। एक मूत्राशय पेशी थैली जैसे मूत्र अस्थायी रूप से संग्रहित होते हैं। इसमें यूरिन अस्थायी रूप से संग्रहित होता है। अस्थायी रूप से कुछ समय के लिए इसमें रोका जाता है, फिर समय समय के साथ इसे शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो एक जोड़ी मूत्रवाहिनी, प्रत्येक वृक्क से निकलने वाली नलियां जो मूत्र को मूत्राशय तक ले जाती हैं। क्या करते हैं, जो प्रत्येक वृक्क से निकलने वाली प्रत्येक नलियां जो मूत्र को मूत्राशय तक ले जाते हैं। ये मूत्रवाहिनी का काम है, मूत्रवाहिनियों का काम है जो हमारा वृक्क में यूरिन बना है उससे ब्लैंडर तक ले जाने के कार्य करती हैं, मूत्राशय तक ले जाने का करती हैं। एक मूत्राशय कितने होते हैं, एक। या पेशी थैली जिससे मूत्र अस्थायी रूप से संग्रहित करता है, तो यानी इसका कार्य क्या है, मूत्राशय यानी ब्लैंडर कार्य क्या है, यह अस्थायी रूप से यूरिन को एकत्रित करता है। एक मूत्र मार्ग होता है, कितने होते हैं, एक यूरेथ्रा होता है, जिसके द्वारा मूत्र शरीर से बाहर निकल जाता है, जिसके द्वारा मूत्र शरीर से बाहर निकल जाता है। तो हमारा मूत्र मार्ग कितना होता है, एक होता है। और हमारे मूत्राशय कितने होते हैं, एक। मूत्रवाहिनी कितनी होती है, दो होती है। और वृक्क कितने होते हैं, दो। यानी वृक्क दो होंगे, मूत्रवाहिनी दो होंगे, मूत्राशय एक होगा और मूत्रमार्ग एक होंगे। तो हमारा ए है। उसमें बोर्ड एग्जाम में आएगा तो ए डायग्राम तुम्हें बनाना पड़ेगा, ए डायग्राम बनाना पड़ेगा। इससे पहले हमने श्वसन पढ़ा, इससे पहले हमने श्वसन को पढ़ा और क्या पढ़ा, परिवहन को पढ़ा, और आज पढ़ रहे हैं उत्सर्जन को। उत्सर्जन में हम लोग एक, इससे क्या कहते हैं, इससे हम लोग कहते हैं वृक्क, इससे हम लोग कहते हैं वृक्क कहते हैं। कितने होते हैं, दो जोड़े होते हैं। वृक्क कितने जोड़े होते हैं, दो जोड़े। और इससे हम लोग क्या कहते हैं, इससे क्या कहते हैं, मूत्रवाहिनी, मूत्रवाहिनी। और इससे हम लोग क्या कहते हैं, मूत्राशय। जो कि क्या होती है, एक ही होता है। और इससे क्या कहते हैं, लास्ट वाला जो नीचे है इससे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं मूत्र मार्ग, इतना कहते हैं। और हमारे क्या होते हैं, सेम के बीच के आकार के होते हैं। ये कितने होते हैं, अगर बात की जाए ये हमारे दो होते हैं, ये भी हमारे कितने होते हैं, दो होते हैं। ये हमारा ये सिर्फ एक होते हैं और ये भी हमारे एक ही होते हैं। तो बोर्ड एग्जाम में पूछा गया 6 नंबर क्वेश्चन है उत्सर्जन सिस्टम। ये बोर्ड एग्जाम में पूछा गया सवाल है, उत्सर्जन सिस्टम पूछा जाता, मनुष्य का उत्सर्जन सिस्टम था। तो हम लोग ऐसे डायग्राम बनाएंगे, इसके बारे में सारे चीजें लिख देंगे कि हमारा वृक्क क्या होता है, मूत्रवाहिनी क्या होती है, मूत्राशय क्या होती है, मूत्रमार्ग क्या होती है, इन सब के बारे में हमने बता चुका है। आप इससे नोट कर सकते हैं, नोट कर लीजिए। नोट हो गया। वृक्क में क्या होगा कि यूरिन बनेगा यानी मूत्र बनेगा। अब जो मूत्र बना है ये मूत्रवाहिनी के रास्ते से हमारे कहाँ पहुंचेंगे, मूत्राशय में। अब मूत्राशय में अस्थायी रूप से रुकेंगे, उसके बाद समय समय से मूत्र मार्ग से ये बाहर चले जाएंगे, यानी इससे बॉडी से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। इतनी ही प्रक्रिया है और इसमें कुछ ज्यादा है नहीं। 4 भाग है, चारों भाग का नाम लिख दीजिए, आपको नंबर मिल जाएगा। अब इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं, यानी यूरिन बनता कैसे है, यूरिन बनने की विधि भी इसमें देखेंगे। इतना नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, नोट हो गया। मानव उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र हमने दिखा ही दिया। अब इसमें जो हमारे एक जोड़े वृक्क होते हैं, अब इसमें हमारे नेफ्रॉन पाए जाते हैं। एक वृक्क में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं, 10 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं। जैसे हमारे क्या वृक्क है, ये हमारे क्या है, वृक्क है, किडनी है। इसके अंदर जो ए संरचना देख रहे हो, इसके अंदर जो ए संरचना दिख रहा है, इसके अंदर ये जो संरचना दिख रहा है, ये हमारा क्या नेफ्रॉन है।
नेफ्रॉन की आकृति इस टाइप की होती है, ऐसे होते हैं नेफ्रॉन, कैसे होते हैं, इस प्रकार होते हैं। इसमें लगभग एक वृक्क में 10 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? 10 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं। देखते हैं, चलिए। विक्रार या नेफ्रॉन हिंदी में से क्या कहते हैं? विक्रार। वृक्क के अंदर पाया जा रहा है इसलिए इसे क्या बोलते हैं? विक्रार। वृक्क के अंदर पाया जा रहा है इसलिए इसे क्या बोलते हैं? विक्रार। अगर देखें तो वृक्क के अंदर लाखों सूक्ष्म निस्यंदन इकाइयां होती हैं जिन्हें विक्रार या नेफ्रॉन कहते हैं। यह एक वृक्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई, यह एक वृक्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। और इसमें अगर देखा जाए तो एक वृक्क में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं। एक वृक्क में कितने पाए जाते हैं? एक वृक्क में लगभग 10 लाख विक्रार पाए जाते हैं। कितना? 10 लाख विक्रार पाए जाते हैं। इतना नोट कर लीजिए स्टार पॉइंट में। नेफ्रॉन के मुख्य भाग क्या क्या हैं? जैसे बोमैन संपुट एक क्या है? बोमैन संपुट। यह नेफ्रॉन के ऊपरी सिरे पर कप जैसी संरचना होती है। ऊपरी सिरे पर कप जैसी संरचना होती है जिसके अंदर ग्लोमेरुलस स्थित होते हैं। जिसके ऊपर ग्लोमेरुलस स्थित होते हैं। कप जैसी संरचना होती है जिसके ऊपर क्या होते हैं? ग्लोमेरुलस स्थित होते हैं। यानी हमारा यही है ए वाला भाग जो है हमारा क्या है? बोमैन संपुट, जिसमें क्या होते हैं? ग्लोमेरुलस उपस्थित होते हैं। कुंडलित नलिका, दूसरा भाग क्या है? ट्यूबुलर पार्ट। कुंडलित नलिका बोमैन संपुट से जुड़ी लंबी कुंडलित नली। बोमैन संपुट से जुड़े लंबी कुंडलित नली। तो जो हमारी कुंडलित नली है हमारा ये जो कुंडलित टाइप नली दिख रही है इसमें देखो यार, यही हमारा क्या है? हमारा कुंडलित नलिका है। और संग्राहक नलिका यानी कलेक्टिंग डक्ट। संग्राहक नलिका कलेक्टिंग डक्ट, जहां छना हुआ मूत्र एकत्र होता है। तो संग्राहक नलिका मतलब संग्राहक मतलब कलेक्ट कर रहा है। किसको कलेक्ट कर रहा है? यूरिन को। तो जहां छना हुआ यूरिन एकत्र होता है। तो ये इसके भाग है नेफ्रॉन के कितने भाग हैं? बोमैन संपुट है, कुंडलित नलिका है और संग्राहक नलिका है। 3 मुख्य भाग होते हैं इसमें। नोट कर लीजिए। चलिए, यदि इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल पे जाइए। विदाउट स्पेस से आप लिखेंगे सुनसान क्लास, तो आपको टेलीग्राम चैनल पे इसका पीडीएफ भी प्राप्त हो जाएगा। तो वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं, जो करने की इच्छा हो सो कर सकते हैं। और क्लास 1 से लेकर 12 तक भी उसमें पीडीएफ इंपॉर्टेंट पीडीएफ जाते हैं, वो भी देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमने देख लिया उत्सर्जन तंत्र के विभिन्न भाग देख लिए। हमने किसकी बात की है? उत्सर्जन तंत्र में वृक्क के अंदर जो नेफ्रॉन पाए जाते हैं इसकी भी बात हमने कर लिया। अब हम बात करते हैं मूत्र निर्माण की क्रिया विधि। आखिर हमारे शरीर में यूरिन बनता कैसे है? तो हम इसकी बात करेंगे। यूरिन हमारे शरीर में कैसे बनता है? जैसे हमारे क्या होते हैं? अविवाहित धमनी द्वारा उच्च दाब पर रक्त ग्लोमेरुलस में प्रवेश करता है और छनकर जल ग्लूकोज अम्ल यूरिक अम्ल तथा लवण बोमैन संपुट में आ जाते हैं, जबकि प्रोटीन और रक्त कोशिकाओं के बाहर निकल जाते हैं। देखिए हमारे जो शरीर में रक्त होते हैं, शरीर में क्या होते हैं? रक्त होते हैं। अब यही रक्त हमारे धमनी द्वारा
यही रक्त हमारे धमनी द्वारा उच्च दाब के द्वारा, धमनी द्वारा उच्च दाब द्वारा उच्च दाब, धमनी के द्वारा उच्च दाब पर, धमनी के द्वारा उच्च दाब पर कहाँ प्रवेश कर जाते हैं? ग्लोमेरुलस में। कहाँ प्रवेश कर जाते हैं? ग्लोमेरुलस में। तो यहाँ जो होते हैं उसके अंदर जो जो हमारे होते हैं छन का जल छन जाता है, रक्त के अंदर से क्या जल छन जाता है, ग्लूकोज छन जाता है, अमीनो अम्ल छन जाता है, यूरिया छन जाता है, यूरिक छन जाता है और लवण, ये सब मिलके पूरे किसके रूप ले लेते हैं? यूरिन का। किसके रूप ले लेते हैं? यूरिन। और इसमें क्या बच जाता है? बचता है प्रोटीन, जबकि प्रोटीन कोशिका में ही रह जाता है। तो हमारी जो प्रक्रिया है, देखिए ये हमारे क्या है? धमनी है। धमनी के माध्यम से हमारे क्या आएंगे? इसमें जाके धमनी के माध्यम से कहाँ प्रवेश कर जाएंगे? हमारे जो धमनी के माध्यम से रक्त कहाँ प्रवेश करेगा? ग्लोमेरुलस में। ग्लोमेरुलस में प्रवेश करेगा तो इसमें हमारा क्या होगा? जल छन जाएगा, यूरिक अम्ल छन जाएगा, यूरिया छन जाएगा और जो अदर एलिमेंट है छन जाएंगे। यही छन के क्या बन जाएंगे? यूरिन बन जाएंगे। जबकि हमारा क्या रह जाएगा? प्रोटीन नहीं छनता, प्रोटीन हमारा रक्त में ही रहता है। तो अगर कभी कभी ऐसी भी समस्या आ जाती है, ग्लोमेरुलस में हमारे क्या होते हैं? प्रोटीन भी छनने लगते हैं, तो कहते हैं हमारे पेशाब के रास्ते से प्रोटीन भी आ रहा, तो उसका इलाज डॉक्टर के द्वारा किया जाता है कि ताकि ऐसा ना हो। हमारी प्रक्रिया ऐसे ही बनती है। अगर लिखना चाहते हैं तो आप लोग लिख सकते हैं, लिखना चाहते हैं तो आप लोग लिख सकते हैं। देखिए जब हमारा रक्त क्या होगा? रक्त जब हमारा किडनी में प्रवेश करेगा, रक्त हमारा कहाँ प्रवेश करेगा? किडनी में। किडनी में ऐसे प्रवेश करेगा, देखो रक्त हमारा किसमें प्रवेश करेगा? किडनी में। अनफिल्ट्रेट, क्या है? अनफिल्ट्रेट। देखिए इसमें हमारा अनफिल्ट्रेट ब्लड क्या करेगा? प्रवेश करेगा। अनफिल्ट्रेट ब्लड प्रवेश करेगा। अब अनफिल्ट्रेट ब्लड तो इसमें क्या होगा? प्रवेश करेगा। जब प्रवेश करेगा कहाँ तक जाएगा? ग्लोमेरुलस में जाएगा। ग्लोमेरुलस में जाएगा। नेफ्रॉन के अंदर क्या होते हैं? ग्लोमेरुलस होते हैं। इसके अंदर जाएगा। जब इसके अंदर जाएंगे तो इसमें जो पानी होगा छन जाएगा, यूरिक अम्ल होगा छन जाएगा, यूरिया छन जाएगा, ग्लूकोज छन जाएगा। ये जितने हानिकारक एलिमेंट होते हैं तो हमारे इसमें छन जाएंगे और वही रूप ले लेते हैं यूरिन का। फिर हमारा प्योर जो फिल्ट्रेट ब्लड होगा वो फिर शरीर के उसके माध्यम से बाहर निकला जाएगा। फिर हमारे धमनी और सिरे के माध्यम से क्या होगा? धमनी के माध्यम से प्रवेश, फिर इससे रेड वाले से प्रवेश करेंगे और ब्लू वाले से क्या होंगे? बाहर निकल जाएंगे। रेड से प्रवेश करते हैं और ब्लू से बाहर निकल जाएंगे। हम ऐसे कह सकते हैं धमनी और सिरे के माध्यम से क्या होते हैं? फिल्टर हो जाते हैं। हम ऐसे भी कह सकते हैं हमारे ब्लड को फिल्टर करने का कार्य कौन करता है? ब्लड को फिल्टर करने का कार्य करता है ब्रिक के किडनी, एक जोड़े होते हैं। ये हमारे यूरिन को ही बनाने का काम नहीं करते हैं ब्लड, बल्कि ब्लड को भी फिल्टर करने का कार्य करते हैं। इनका काम यूरिन को बनाना ही नहीं बल्कि ब्लड को भी क्या करते हैं? शुद्ध करते हैं, प्योर करते हैं। तो हमारे इसलिए हमारे शरीर में किडनी बहुत ही उपयोगी होता है। ये यूरिन के साथ साथ हमारे रक्त को भी शुद्ध करने का कार्य करते हैं। अब यही जो हमारा बना है, अब इसी से ये लोग क्या करेंगे? अब यूरिन छन गया। अब यूरिन यही हमारे मूत्र वाहिनी से निकल कर मूत्राशय में पहुंचेंगे। मूत्राशय में अस्थायी रूप से स्टोर होंगे, फिर समय के साथ मूत्रमार्ग से शरीर से बाहर निकल दिया जाएगा। एक चीज आप लिख सकते हैं, जो हमने बताया ये लिख सकते हैं। तो लिखना तो ऐसे लिखिए, अविवाही धमनी द्वारा उच्च दाब पर रक्त ग्लोमेरुलस में प्रवेश करता है और छन का जल, ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, यूरिक अम्ल तथा लवण बोमेन संपुट में आ जाते हैं। किसमें आ जाते हैं? बोमेन संपुट में आ जाते हैं। जबकि प्रोटीन रक्त कोशिकाओं में बाहर रह जाती है। तो लिख सकते हैं इस प्रकार। समझाने को मैंने समझा ही दिया, चयनात्मक यानी पुनराशोषण, इसका क्या है? सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। इसमें हम लोग देखते हैं कुंडलित नलिका में शरीर के लिए उपयोगी पदार्थ जैसे ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, लवण और जल रक्त में वापस अवशोषित हो जाते हैं। क्या कहते हैं?
कुंडलित नलिका में शरीर के लिए उपयोगी पदार्थ, जैसे ब्लड का फिल्टर हो गया है, फिल्टर होने के बाद जैसे कुंडलित नलिका में शरीर के लिए जो उपयोगी पदार्थ होंगे, ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, लवण और जल रक्त में वापस अवशोषित हो जाते हैं। जो उपयोगी पदार्थ होंगे वो पुनः अवशोषित हो जाएंगे, भले उनका फिल्टर हो चुका है, लेकिन अगर वो फिर भी शरीर के लिए उपयोगी है तो उनका क्या होगा, पुनः रक्त में अवशोषित हो जाते हैं। तो रक्त से क्या हुए, छने हुए हैं, फिर रक्त में दोबारा अवशोषित हो जाएंगे अगर शरीर को उसकी आवश्यकता है तो इससे हम लोग कहते हैं पुनः अवशोषण। एक बार हमने मतलब फिल्टर हुआ ब्लड, उसके बाद अगर उसकी जरूरत है शरीर में, पुनः वो क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, तो हमारे इसको कहते हैं पुनः अवशोषण। लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं मूत्र का संग्रह, यानी यूरिन कैसे एकत्रित होता है। तो हम लोग यहाँ बचा हुआ अपशिष्ट द्रव, इसके अलावा जो अगर इससे एब्जॉर्ब करने के बाद जो बचा हुआ अपशिष्ट द्रव, यूरिया, यूरिक अम्ल, अतिरिक्त लवण और जल, बचा हुआ अपशिष्ट द्रव यूरिया, यूरिक अम्ल, अतिरिक्त लवण और जल मूत्र बनता है, जो संग्राहक नलिका से मूत्रवाहिनियों द्वारा मूत्राशय में पहुंचता है। संग्राहक नलिका से मूत्रवाहिनियों द्वारा मूत्राशय में पहुंचता है। संग्राहक नलिका कौन है? संग्राहक नलिका यही हमने तो आप सबको बताया था। संग्राहक नलिका मूत्रवाहिनियां है, मूत्राशय में पहुंचेगा। संग्राहक नलिका हमारा क्या है, ये हमारे क्या होते हैं, संग्राहक नलिका। संग्राहक नलिका जहाँ छना हुआ मूत्र एकत्रित होता है, तो इसमें क्या होते हैं, नली होते हैं। संग्राहक नलिका इसमें हमारे क्या होते हैं, एकत्रित होते हैं। अब इसके माध्यम से हमारा कहाँ पहुंचता है, इसके माध्यम से हमारा कहाँ पहुंचते हैं, क्या मूत्रवाहिनी से होते हुए मूत्राशय में पहुंचता है। तो हमारा इस प्रकार यूरिन कलेक्ट किया जाता है। अब इसमें कभी कभी देखते हैं कि हमारा कृत्रिम वृक्क अपोहन, जिससे आर्टिफिशियल किडनी डायलिसिस बोलते हैं, डायलिसिस जैसे किसी व्यक्ति अगर किडनी खराब हो चुकी है तो उसमें क्या होता है, आर्टिफिशियल किडनी लगाते हैं, जिससे हम बोलते हैं डायलिसिस। क्या करा जाता है, डायलिसिस। जैसे आप देखेंगे प्रेमानंद महाराज जी को, उनकी किडनी क्या है, खराब है, तो उनके अंदर क्या होता है, डायलिसिस की प्रक्रिया कराई जाती है, यानी आर्टिफिशियल किडनी। अब देखते हैं आर्टिफिशियल किडनी यानी डायलिसिस क्या है। डायलिसिस क्या है, जब किसी संक्रामक चोट या बीमारी के कारण, जब किसी संक्रामक या संक्रामक चोट या बीमारी के कारण मनुष्य की दोनों वृक्क यानी किडनी काम करना बंद कर देते हैं, तो शरीर में विषैले अपशिष्ट पदार्थ यूरिया आदि जमा होने लगते हैं, जो जानलेवा हो सकता है। अगर किडनी खराब है तो हमारे विषैले पदार्थ यूरिया और आदि क्या होंगे, जमा होने लगते हैं, जो जानलेवा हो सकता है। ऐसी स्थिति में रक्त को कृत्रिम रूप से छानने के लिए एक यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो हमारे जो होते हैं रक्त को प्योर बनाने के लिए, छानने के लिए एक कृत्रिम यंत्र का प्रयोग किया जाता है, जिन्हें हम अपोहन या डायलिसिस कहते हैं। समझ में? जैसे किसी ने व्यक्ति क्या होगा, दोनों किडनी खराब हो गए, उसमें क्या होगा कि अब हमारे क्या होंगे, किडनी काम करना बंद हो गए, तो इसमें शरीर में विषैले और यूरिया जैसे हानिकारक पदार्थ एकत्रित होने लगेंगे। ऐसी स्थिति में क्या होंगे, जानलेवा हो सकते हैं। तो हमारे क्या हो गया, तो कृत्रिम रूप से क्या होगा, रक्त को छानना पड़ेगा। रक्त को फिल्टर करने के लिए कृत्रिम रूप से एक यंत्र का प्रयोग करते हैं, जिससे हम बोलते हैं अपोहन या डायलिसिस कहते हैं। जैसे प्रेमानंद महाराज में क्या होता है, दोनों किडनियां खराब है, तो उनका क्या होता है, कृत्रिम रूप से डायलिसिस और अपोहन करा के उनके कहते हैं रक्त को प्योर कराया जाता है, फिल्टर किया जाता है। अपोहन की क्रियाविधि कैसे, अपोहन कैसे किया होता है। इस उपकरण में बहुत सारी अर्धपारगम नलिकाएं एक टंकी में लगी होती हैं। इस टंकी में अपोहन द्रव भरा होता है, जिसका दाब समान रक्त जैसा होता है, परंतु इसमें नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ नहीं होते हैं।
इसमें क्या होते हैं, नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ नहीं होते हैं। तो इसमें भरे होते क्या होते हैं, एक टंकी अपोहन द्रव से भरा होता है जिसका प्रासरक दाब समान रक्त जैसा होता है। भरा होता है जिसका प्रासरक दाब जैसे जितना दाब रक्त होगा उतना ही सेम होता है, और इसमें नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ नहीं होते हैं। रोगी के शरीर से रक्त निकालकर इन नलिकाओं में प्रवाहित किया जाता है। रोगी के शरीर से रक्त निकालकर इन नलिकाओं में प्रवाहित किया जाता है। विसरण या डिफ्यूजन विधि द्वारा रक्त में मौजूद नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ छनकर अपोहन द्रव में आ जाते हैं। शुद्ध हुआ रक्त पुनः रोगी के शरीर में पंप कर दिया रोगी के शरीर में पंप कर दिया जाता है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि हमारा क्या होगा कि इसमें जाके जो हमारे ऐसे कर सकते हैं, हमारे ब्लड को फिल्टर करने का कौन करता है, ब्रिक करता है। हमारे शरीर में जितने भी रक्त हैं उससे फिल्टर करने का कौन करता है, ब्रिक करता है। अगर ब्रिक ही खराब हो गई तो उस ब्लड को हम क्या करेंगे, शरीर के बाहर फिल्टर करेंगे। किसके बाहर करेंगे, शरीर के बाहर फिल्टर करेंगे। इसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, डायलिसिस बोलते हैं। शरीर के बाहर किस प्रकार फिल्टर करेंगे, इसमें क्या होगा कि हमारा जाके एक क्या होगा कि हम लोग ऐसे देखो ब्लड शरीर से निकल रहा है, इसमें क्या होंगे, एक टंकी बनाएंगे। क्या बनाएंगे, धमनी के पंप मार्ग है, इसमें शीतलन पाइप द्वारा शीतल की टंकी लग बनाएंगे। अब इसमें क्या भरा जाएगा, इसमें हम लोग भरते हैं अपोहन द्रव। क्या भरते हैं, अपोहन द्रव। क्या भरते हैं, अपोहन द्रव भरते हैं। अपोहन द्रव का दाब सेम रक्त के दाब के बराबर होता है। अपोहन द्रव का दाब क्या होता है, सेम रक्त के दाब के बराबर। जितना दाब हमारा क्या होता है, रक्त का होता है, उतना हमारा अपोहन द्रव का भी होता है, दोनों ताकि सेम हो। अब इसमें अपोहन द्रव भरा गया। अब ये क्या होंगे कि हमारे जो होंगे अपोहन द्रव भरा। अब विसरण द्वारा रक्त में मौजूद नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ छनकर अपोहन द्रव में चले जाते हैं। जो अपोहन द्रव होगा उसमें हमारे क्या होंगे, नाइट्रोजन युक्त पदार्थ छन के अपोहन द्रव में चले जाते हैं, और पुनः जो शुद्ध रक्त है उसे रोगी के शरीर में पुनः भेज दिया जाता है। तो हमारा क्या होगा, इस प्रकार हमारे देखो सीरा के मार्ग से वापस चला गया, और जो हमारे हैं अपशिष्ट के लिए ताजा विश्वास, और ये हमारे क्या है, अपशिष्ट के ताप पर कोशिका तथा भतक्रिय टंकी, और हमारे क्या है, कक्षिका टंकी यूवेटर। तो हमारे इस प्रकार इसमें फिल्टर होते हैं ब्लड, और इसमें क्या भरा होता है, अपोहन द्रव भरे होते हैं। अपोहन द्रव हमारे क्या होते हैं, जो होते हैं नाइट्रोजन युक्त पदार्थ छनकर अपोहन द्रव में चले जाते हैं। हमारे जो होते हैं अपोहन द्रव इस प्रकार हमें क्या होते हैं, शरीर से बूंद बूंद के रूप में शरीर से बाहर निकल जाते हैं। इस प्रकार से प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, डायलिसिस बोलते हैं, या हम लोग बोलते हैं अपोहन। अपोहन क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके एक टंकी में अपोहन द्रव भरा होता है। इस प्रकार तो हम लोग इसे बहुत अच्छे समझ सकते हैं। देखिए ब्लड हमारे रक्त का फिल्टर करने का करता है। ब्रिक ही खराब है तो उसका ब्लड का फिल्टर हम लोग शरीर के बाहर करा देंगे। ब्लड का फिल्टर कहाँ से करा देंगे, शरीर के बाहर। इसीलिए जब आप जाते हैं तो यूरिन टेस्ट कराया जाता है। यूरिन कहाँ से बना है, रक्त से बना है। यूरिन हमारा किससे बना है, रक्त से बना है। तो रक्त की भी जांच की जाती है और यूरिन की भी जांच की जाती है, और दोनों को एनालिसिस किया जाता है कि रक्त और यूरिन में आखिर कमी क्या है। तो हमारे शरीर को जो सुचारू रूप से चलाते हैं और रखते हैं, रक्त को प्योर बनाने के लिए क्या करते हैं, उसमें जाकर डायलिसिस कराया जाता है जो रोगी हैं। अन्यथा जिसका ब्रिक सही है उसकी कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग ने उत्सर्जन सिस्टम के बारे में, मनुष्य उत्सर्जन सिस्टम के बारे में बहुत अच्छे समझा। अगर आप समझने का प्रयास करेंगे तो समझ लेंगे। अगर इतना समझ गए हैं डायलिसिस तो आप नोट कर सकते हैं। अपने भाषाओं में नोट करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पादपों में उत्सर्जन क्या है, पादपों में उत्सर्जन क्या है, हम इसकी बात करते हैं। तो इसमें क्या होगा कि पेड़ पौधों के उत्सर्जन की बात इसमें चलेगी। पेड़ पौधों के उत्सर्जन क्या है कि हमारे जैसे मनुष्य शरीर के उत्सर्जन की बात हमने किया, ऐसे पेड़ पौधे में जो होता है हानिकारक और विषैले पदार्थ, वो क्या होता है, उनकी कोशिकाओं से निकलना बाहर जरूर होता है। जैसे हमारे नीम के पेड़ देखेंगे, बाउल पेड़ देखेंगे, गोद के पेड़ देखेंगे, इसमें जो हमारे गुद्धे होते हैं ये हमारे क्या होते हैं, उत्सर्जित पदार्थ होते हैं।
और जो हमारा रबड़ बनता है ये भी उत्सर्जित पेड़ पौधे के उत्सर्जित पदार्थ से बना होता है। चलिए इसे पढ़ते हैं। पौधों में उत्सर्जन के लिए कोई विशेष तंत्र नहीं होता। पौधों में उत्सर्जन के लिए कोई विशेष तंत्र नहीं होता है। वो अपशिष्ट पदार्थों को निम्न तरीके से निकालते हैं और अपशिष्ट पदार्थों को निम्न तरीके से निकालते हैं। गैसीय अपशिष्ट शोषण से बनी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और प्रकाश संश्लेषण से बनी O2 रंध्रों द्वारा बाहर निकलती है। तो गैसीय अपशिष्ट शोषण से बनी कार्बन डाइऑक्साइड और प्रकाश संश्लेषण से बनी O2 ये क्या होते हैं, हमारे रंध्रों द्वारा स्टोमेटा के द्वारा, पत्तियों के स्टोमेटा द्वारा इस शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं। तो हमने पौधों पोषण में स्टोमेटा बहुत अच्छे से पढ़ाया था, नहीं देखे हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक है और लेक्चर जाके देख सकते हैं। तो हमारे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकालना होगा और क्या होगा, O2 निकालना होगा। तो हमारे क्या होंगे, ये हमारे रंध्रों के माध्यम से बाहर निकल जाती है। अतिरिक्त जल वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल भाप बनाकर बाहर निकलते हैं। तो ये भी क्या होता है, स्टोमेटा के माध्यम से हमारे क्या होता है, जो पत्तियों से जब भोजन बनता है तो ये क्या करते हैं, भाप निकल, पानी को भाप के रूप में निकालते हैं, स्टोमेटा के रास्ते से निकल जाते हैं। ठीक है। अगर और बात की पत्तियों का गिरना क्या है, पत्तियों का गिरना अपशिष्ट पदार्थ पत्तियों के रिक्तिकाओं में जमा होकर पत्तियों के गिरने के साथ बाहर निकल जाते हैं। तो देखो पत्तियों का गिरना, अपशिष्ट पदार्थ पत्तियों को रिक्तिकाओं में जमा होकर, जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं पत्तियों के रिक्तिकाओं, जो पत्तियों के अंदर रिक्त स्थान है उसमें जमा हो जाता है और बाद में पत्तियां गिर जाती हैं। तो पतझड़ के मौसम में क्या होते हैं कि पत्तियां क्या होती है, उस समय क्या होगा, अपशिष्ट पदार्थ इनमें अधिक जमा हो जाते हैं। पतझड़ के मौसम में बसंत जब आने वाला होता है, बसंत के आने से पहले ये क्या होते हैं कि ये इसमें अपशिष्ट पदार्थ एकत्रित हो जाते हैं पत्तियों में और ये जमा होकर पत्तियों के गिरने के साथ बाहर निकल जाते हैं। तो हम लोग कहते हैं पतझड़ के मौसम में मिलने आते हैं। तो पतझड़ के मौसम में क्या होते हैं, पत्तियां गिर जाती हैं। अब इसमें देखते हैं रेजिन और गोंद। रेजिन गोंद ये भी क्या, जो रेजिन और गोंद बनते हैं पौधों के अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। अपशिष्ट क्या होते हैं, पदार्थ। कुछ अपशिष्ट पुराने जाइलम हमने क्या बताया था, जो जड़ों से पोषक तत्व और जल को ले जाते हैं कोशिकाओं तक, एक यूनिडायरेक्शनल होते हैं। जाइलम में रेजिन तथा गोंद के रूप में जमा हो जाते हैं। जाइलम में रेजिन तथा गोंद के रूप में जमा हो जाता है। जड़ों द्वारा कुछ अपशिष्ट पदार्थों पौधों मृदा में भी छोड़ देते हैं। जड़ों द्वारा कुछ अपशिष्ट पदार्थों और मृदा में भी छोड़ देते हैं। तो हमारे क्या होते हैं, जड़ों द्वारा कुछ अपशिष्ट पदार्थ मृदा और जड़ों में छोड़ देते हैं। यानी पत्तियों से भी अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकल रहा है और हमारे जाइलम के द्वारा भी अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकल रहा है और उसके जो जड़ है मोरम है उसके द्वारा भी अपशिष्ट पदार्थ निकल रहा है। और ये जब आते हैं तो ये पत्तियों के द्वारा कभी कभी जब इसमें अपशिष्ट पदार्थ पत्तियों में जो रिक्त स्थान जमा हो जाएंगे तो ये पत्तियां खुद गिर जाएंगे। नोट कर लीजिए इसे, नोट कर लीजिए। फूलों के मौसम में मिलने आते हैं, पतझड़ में पंछी बन के उड़ जाते हैं। देखिए जब पतझड़ का मौसम आता है जितने भी पौधे होते हैं सभी में क्या होते हैं कि पत्तियां सारे नीचे गिर जाती है, फिर उनमें एक नया पत्ती आता है, उसमें तब जो दृश्य देखने लायक होता है उससे बोलते हैं बसंत। तो हमारी जब पत्तियां पेड़ पौधे से नीचे गिर जाती हैं तो उसमें एक नए पत्तियों का निर्माण होता है, तो उस पेड़ पौधों में एक नया रंग आता है, तो उसे हम लोग कहते हैं बसंत का मौसम। बसंत के मौसम से पहले पतझड़ के मौसम आते हैं। जब तक टूटोगे नहीं तब तक बनोगे नहीं। तो पत्तियां एक बार टूटती हैं उसके बाद फिर बनती हैं। इसी प्रकार हम लोग भी जब तक टूटेंगे नहीं तब तक बनेंगे नहीं। टूटना भी जरूरी है क्योंकि हमें हमारी औकात का पता चलता है। जिंदगी में टूटना भी जरूरी है क्योंकि हमें हमारी औकात का पता चलता है कि हम पुनः संवर निखर सकते हैं कि नहीं। इस प्रकार पत्तियां टूट कर भी नए पत्ते लेती हैं और वो अपना निखार
चमका देती हैं। अगर देखा जाए तो अभ्यास प्रश्न भी यहाँ से स्टार्ट होते हैं। तो अगली क्लास में हम लोग क्या करेंगे, अभ्यास प्रश्न देखेंगे। कितना महत्वपूर्ण पहले चैप्टर का जो प्रश्न है उसको हम इसी क्लास में डिस्कस करेंगे। तो कल क्लास देखना ना भूलिएगा। तो उसमें हम लोग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, लाइफ प्रोसेस के जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उसकी बात हम कल क्लास करेंगे। कल क्लास के लिए हमारे पास पीडीएफ अभी 36 पेज है। 36 से जितने भी हैं 20 पेज है। 20 पेज हमारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसकी चर्चा हम लोग कल करेंगे। तो आपके बोर्ड एग्जाम जो जो क्वेश्चन आते हैं कल हमें भी दिखाएंगे कि बोर्ड एग्जाम में कौन कौन क्वेश्चन आए हुए हैं। इन सब की चर्चा कल के वीडियो में होगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। अपना पढ़ाई ध्यान दीजिए। अब बोर्ड एग्जाम पास में कितना है, अगस्त का माह चल रहा है तो अगस्त कितना है, 5-6 महीने और हैं आपके पास। कितने हैं, 6 महीने। 6 महीने आप तैयारी करिए जी जान लगा के, ताकि आप अगले टॉपर बन सकें या टॉप 10 में आ सकें। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। आज हमने उत्सर्जन कंप्लीट किया। थैंक यू।